अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नादरीन, तुर्क कबाइल जिनका नस्ब हजरत नूर इस्लाम के बेटे याफिस से जा मिलता है, कदीम अक़वाम की फहरिस्त में शामिल है कि नफाज इस्लाम से कबल के इदवार में तुर्कों ने वस्त एशिया से निकल कर दुनिया के अक्सर हिस्सों में अजीम रियासतें तश्कील दी। जब तुर्कों में ईमान का नूर दाखिल हुआ तो उनकी रूहानी व ईमानी ताकत में भी इजाफा हो गया, जिसके बाद बहुत कम अरसे में उन्होंने खुद को शोहरत व अजमत की अजीम बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उस कौम में सैकड़ों उलमा, शोरा, सलातीन व फातिहीन पैदा हुए। तुर्कों की उन अजीम शख्सियात में से एक नाम सलेमान शाह का आता है। ये काई कबीले के सरदार थे जो 2000 नौजवानों पर मुश्तमिल था। ये तुर्क कबाइल में सबसे बड़ा कबीला तस्वर किया जाता था। सलेमान शाह 1178 में पैदा हुए। ये कतलमुश के बेटे और अर्तुल गाजी के बाप थे। इस जमाने में तुर्की रवायत के मुताबिक इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अर्तुगरुल और दीगर उस्मानी सलातीन को मुजाहिदाना सरगर्मियों के बिना पर उनके नाम के साथ अमूमन गाजी का लक़ब लगाया जाता था। सलेमान शाह 13वीं सदी ईस्वी में हिजरत करके ईरान आए और वहाँ से अपने कबीले के साथ अनातोलिया की जानिब रवाना हुए, जहाँ उस वक्त सल्जूकी सल्तनत कायम थी। सलेमान शाह मंगोलों के दुश्मन मुल्क में पनाह लेने के ख्वाहिशमंद थे, क्योंकि उनके ख्याल में यहाँ पनाह लेना उनके लिए सूदमंद था। सलेमान शाह मशरकी अनातोलिया के शहर अखलात में पहुँचे। वो खुद और उनके कबीले वाले अपने आला औसाफ की वजह से मशहूर थे। अखलात के हुक्मरान से भी ताल्लुकात अच्छे थे, लेकिन जब मंगोलों की तरफ से खतरा हुआ तो 1221 ईस्वी में कबीले वालों के साथ अखलात भी छोड़ना पड़ा। मोरिख सटिनफोर्ड जी शाह अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख और जदीद तुर्की में लिखता है कि उस्मानियों के जद्दे अमजद सलेमान शाह थे, जो काई कबीले के सरबराह थे। एक रवायत के मुताबिक मंगोलों के हमले के पेश नज़र दीगर बहुत सारे तुर्क कबाइल की तरह ये कबीला भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ। जय शाह के मुताबिक सलेमान शाह शाम में दाखिल होते ही दरियाए फिरात में डूब गया और उसके बाद उसके 2 बेटे वापस चले गए, जबकि अर्तुगरुल ने अपना सफर मगरिब की जानिब जारी रखा और 400 खीमों पर मुश्तमिल अपने काफिले के हमरा अनातोलिया पहुंचकर अपनी सरगर्मियों का आगाज किया और बहुत कम अरसे में हजारों की तादाद में गाजियान इस्लाम का लश्कर जमा करके तातारियों और बाज़ंतीनियों के खिलाफ काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी। अगरचा अर्तुगरुल गाजी का नाम उस्मानी सलातीन और खुलफा में नहीं आता, लेकिन अर्तुगरुल को ये एजाज़ हासिल है कि उसकी औलाद से 37 सलातीन पैदा हुए, जो 1299 से 1922 तक यानी 623 साल तक 3 बड़े आलमों और 7 समुंदरों पर हुकूमत करते रहे। अमीर गाजी अर्तुगरुल तुर्क औगोस के शाह काई कबीले के सरदार सलेमान शाह के बेटे और सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। अर्तुगरुल की विलादत 1191 में हुई। अर्तुगरुल गाजी एक बहादुर, निडर, ज़हीन, ईमानदार और बारअब सिपाही थे। वो सारी उम्र सल्जूकी सल्तनत के वफादार रहे। अर्तुगरुल गाजी तुर्क ज़बान का लफ्ज़ है जो 2 अल्फाज अर और तुगरुल से मिलकर बना है। अर की माना इंसान, सिपाही या हीरो के हैं, जबकि तुगरुल की माना उक्का परिंदे के हैं, जो मजबूत शिकारी परिंदे की शोहरत रखता है। यूं अर्तुगरुल की माना उक्काबी शख्स यानी उक्काबी सिपाही या हीरो वगैरह के बनते हैं। उस्मानी रवायत के मुताबिक अर्तुगरुल अपने बाप सलेमान शाह की वफात के बाद अपनी रफ़्का को लेकर हलब के अमीर के पास गए और उनसे ज़मीन का मुतालबा किया। चनाचा उन्होंने सोगोत की ज़मीन अर्तुगरुल गाजी के हवाले कर दी, जो उस ज़माने में बाज़ंतीनी सल्तनत की सरहद पर वाक़या थी। अर्तुगरुल को उस इलाके का बाकायदा तौर पर सरदार मुकर्रर कर दिया गया। बाद अज़ां इस सरजमीन पर कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जो आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद का सबब बने। अर्तुगरुल उम्र भर सल्जूकी सल्तनत के वफादार रहे, लेकिन बदकिस्मती से उनकी जिंदगी के आखिरी अयाम में सल्जूकी सल्तनत आखिरी सांस ले रही थी और मंगोल सल्तनत ने पूरी अनातोलिया पर कब्जा कर लिया था, जो उसके लिए तशवीश का बायस था। अर्तुगरुल की आरज़ू थी कि वो एक अजीम शान इस्लामी सल्तनत का क़याम अमल में लाए, लेकिन हालात और ज़िंदगी ने वफा न की। चनाचा उनके छोटे बेटे उस्मान गाजी अव्वल ने उनका ये ख्वाब पूरा किया और एक अजीम शान सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। मशहूर मौरिख लेस्ली पी पेरिस ने अपनी किताब दी इम्पीरियल हरम बैन एंड सोवरेनिटी इन दी ओटोमन एम्पायर में लिखा है कि सल्तनत उस्मानिया के बारे में सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली रवायत के मुताबिक उस्मान ने अपनी इब्तदाई कामयाबियों के बाद एक ख्वाब देखा था। उस ख्वाब में उन्होंने देखा कि एक दरवेश शेख अदावाली के सीने से चांद नमोदार हुआ और उसके अपने सीने से दाखिल हो जाता है। उसके साथ ही उसके पेट में एक बहुत ही बड़ा दरख्त निकलता है, जिसका साया पूरी दुनिया पर छा जाता है। उस दरख्त की शाखों के नीचे चश्मे बहते हैं, जिनसे लोग पानी पीते हैं और खेत शराब करते हैं। उस्मान ने जब शेख अदावाली से उस ख्वाब की ताबीर पूछी तो उन्होंने कहा कि उनके सीने से निकलकर उस्मान के सीने में दाखिल होने वाला चांद
اس کی بیٹی ہے اور جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی۔ اس خواب کے بارے میں فنکر لکھتے ہیں کہ اس خواب کی واقعہ کے حق میں سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے زمینوں کے کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں ادابالی نامی بزرگ تھے، اور اس بات کی شہادت بھی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کی 2 بیویوں میں سے ایک تھی۔ ارطغرل غازی کو خدا نے نہ صرف بہادری اور ذہنی بصیرت سے نوازا تھا بلکہ ان کی عقابی نگاہیں انسانوں کو پرکھنے کی حیرت انگیز صلاحیت سے بالا مال تھی۔ ایسے میں ان کے دور رس نگاہیں ان کے چھوٹے بیٹے عثمان کو کسی اونچے مقام پر دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ ارطغرل کی آخری نصیحت اپنے اس بیٹے کے نام تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ سنہرے الفاظ سے یاد رکھی جائے گی، جو یوں ہے کہ میرے بیٹے عثمان جو اپنی ماضی سے ناواقف ہو وہ اپنے مستقبل سے بھی بے خبر رہتا ہے۔ اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کرو تاکہ تم مطمئن ہو کر آگے کی طرف قدم رکھ سکو۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تمہیں کہاں جانا ہے۔ کیا عجیب داستان ہے کہ چرواہوں کا ایک خانہ بدوش قبیلہ جو جھاڑی کے بے رحم موسموں میں قحط سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک زرخیز پناہ گاہ میں قیام کا مطالبہ کرتا ہے، جو آگے چل کر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے جو 7 صدیوں تک دنیا کے مضبوط ترین سلطنت کا رتبہ سنبھال رکھتی ہے۔ ارطغرل جب منگولوں سے بھی لڑتا ہے اور صلیبیوں سے بھی نبر آزما رہتا ہے، وہ اوغوز ترک قبائل کو یوں ایک لڑی میں سموتا ہے کہ پھر چرواہوں کے اس قبیلے کی اپنی ایک سلطنت ہوتی ہے، اور غازی ارطغرل کا بیٹا عثمان اس سلطنت کا پہلا بادشاہ بنتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کا دائرہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ عثمانی سلطنت کے تیسرے سلطان مراد اول نے یورپ میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے، جبکہ 7ویں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے 1100 سال سے قائم بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر کے فتح قسطنطنیہ کے حوالے سے پیش گوئیوں کی تصدیق کر دی۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب دارالسلطنت قسطنطنیہ استنبول تھا۔ مصر، اردن، عراق، شام اور حجاز مقدس کے علاوہ اکثر عربی علاقے خلافت عثمانیہ کے زیر نگین تھے۔ جی تو معزز خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے اپنی رائے سے آغاز ضرور کرنا ہے۔ ایسی تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔